नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए केंद्र में 8 साल हो गए, लेकिन विपक्षी दल का जो उसका तेवर है, जो इंस्टिंक्ट है, वो अभी तक गई नहीं है। और इस बात को आगे विस्तार से बताता हूं। पहले जान लें कि गुरुवार को हुआ क्या। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक निहायत आपत्तिजनक बयान दिया, टिप्पणी की, और मैं मानता हूं कि वो आपराधिक कृत्य है और जानबूझकर और इरादतन किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इस्तेमाल किया शब्द राष्ट्रपत्नी। अब राष्ट्रपति जो पद नाम होते हैं, इस बात का फैसला संविधान सभा में हो चुका है कि जितने पद नाम होंगे वो सब जेंडर न्यूट्रल होंगे, वरना लोकसभा अध्यक्ष के लिए क्या कहेंगे, राज्यपाल के लिए क्या कहेंगे। तो ये और 2-3 बातें और समझ लीजिए। अधीर रंजन चौधरी जिस आड़ में, जिस पर्दे के पीछे छिपना चाहते हैं, वो पर्दा पारदर्शी है। साफ दिखाई दे रहा है कि वो निर्वस्त्र खड़े हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ, वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस बात की आड़ ले रहे हैं कि उनकी ज़बान फिसल गई। फिसली नहीं उनकी ज़बान। 2 बार राष्ट्रपति बोलने के बाद उन्होंने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, और बहुत घटिया तरीके से, घटिया लहजे में। जो उनका अंदाज था वो अपमान करने वाला था, अपमान करने के इरादे से किया गया था। जिस रिपोर्टर से वो बात कर रहे थे एबीपी न्यूज़ के, उन्होंने कहा भी कि अच्छा होगा कि आप राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का ही इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। अब दूसरा उन्होंने बहाना क्या बनाया? उन्होंने कहा कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, इसलिए उनसे ऐसा हो गया, हिंदी में वो गड़बड़ हो जाते हैं। ये मान सकते हैं, वो गैर हिंदी भाषी हैं, उनकी हिंदी का अल्प ज्ञान या अज्ञान, इसको माना जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय से कभी उनका हिंदी का अल्प ज्ञान क्यों नहीं दिखा सोनिया गांधी या राहुल गांधी के बारे में? जब उनके बारे में बोलते हैं तब उनका हिंदी का अल्प ज्ञान क्यों नहीं दिखाई देता है? तब उनसे ऐसी गलती क्यों नहीं होती है? तब उनके मुंह से ऐसे शब्द क्यों नहीं निकलते हैं जो अपमानजनक हैं, जो जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं? और यहाँ बात किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी पार्टी के पदाधिकारी की नहीं है, किसी सरकार के नौकरशाह की नहीं है, किसी सरकार के मंत्री की नहीं है। ये बात है भारत के संविधान के सर्वोच्च पद की, भारत के प्रथम नागरिक की। उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी, और उसके बाद देखिए, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर उनको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं उनसे मिलने जाऊँगा और पूछूँगा कि उनको अगर बुरा लगा है तो मैं अफसोस जाहिर करूँगा। मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट बात क्या हो सकती है? जो तरीका क्या हो सकता है कि आपने जानबूझकर अपमान किया है और आपको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद की घटना देखिए, संसद में जो हुआ। हालांकि उस समय सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी, एडजर्न हो चुकी थी। उसके बाद सोनिया गांधी जा रही थी, पलटकर आई रमा देवी के पास, बीजेपी की सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास आई और कहा उनसे बड़े तल्ख लहजे में कि अधीर रंजन ने माफ़ी मांग ली है। और उसी समय वहाँ स्मृति ईरानी पहुँच गई। वो जानना चाहती थी क्या हो रहा है, तो उनसे कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। तो पलटकर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हैं, आपको पता है मैं कौन हूँ। अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने कहा कि आपको पता है मैं कौन हूँ। स्मृति ईरानी का सीधा सा मतलब था, वो बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं वही हूँ जिसने कांग्रेस के अध्यक्ष और आपके बेटे को चुनाव में हराया है, इसलिए जो है मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए। लेकिन सोनिया गांधी का अंदाज उस तरह से था कि जैसे राजा का सब राजपाट चला गया है, और उसके बाद उसके जो कारिंदे थे वो भी आंख दिखाने लगे। उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी ने कौन सी माफ़ी मांग ली है? अगर सचमुच कांग्रेस पार्टी को इस पर एतराज़ होता तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी किसी एजेंसी को बुलाती, या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती, या किसी एक एजेंसी के व्यक्ति को, कैमरे को बुलाकर कहती कि अधीर रंजन चौधरी ने जो कुछ बोला है वो बहुत शर्मनाक है, अफसोसनाक है, मैं माफ़ी मांगती हूँ उनकी तरफ से, राष्ट्रपति महोदया से। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
जो माफ़ी है अधीर रंजन चौधरी की, वो माफ़ी तो किसी भी लहजे से नहीं हो सकती है। और ये ऐसा अपराध है जिस पर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ न केवल पार्टी की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए, अब ऐसी परिस्थिति में 2 राष्ट्रीय दल हैं, उनका रिस्पांस देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि परिस्थिति क्या है, राजनीतिक माहौल क्या है देश में। ये अधीर रंजन चौधरी ने बोला, और आपने संसद में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिला सांसद हैं एक साथ नजर आई आपको। हमला पूरी तरह से महिला सांसदों की ओर से हुआ। जवाब देने के लिए कांग्रेस की ओर से कोई नहीं। जिस तरह से जवाब होना चाहिए था, वो जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस नहीं थी। इतना ही नहीं, संसद के बाहर जिस तरह का हमला हुआ, संसद के अंदर जिस तरह से स्मृति ईरानी ने बोला, जिस तरह से हमलावर तेवर में तल्ख लहजे में बोला, दरअसल ये भाषा होती है ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं की, विपक्ष के सांसदों की। संसद में ऐसा मुद्दा मिलने पर जहां सत्तारूढ़ पार्टी अगर इस तरह की मुश्किल में फंस जाए, यहाँ विपक्ष की पार्टी मुश्किल में फंसी है और सत्तारूढ़ पार्टी की नेता जो है वो हमलावर है। और दोपहर नहीं बीती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में सड़कों पर विरोध में उतर आए। ये होता है पॉलिटिकल एक्शन, ये ट्रेनिंग है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम में है बीजेपी के। विरोध करना, आपत्ति जताना, मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना, ये लंबे समय से वो करते आए हैं, उसकी ट्रेनिंग है। कांग्रेस की समस्या है कि उनकी सारी ट्रेनिंग सत्ता में रहने की है, तो वो न तो सत्ता का दायित्व निभा पाए और न विपक्ष में होने के बाद विपक्ष का दायित्व निभा पा रहे हैं। मुश्किल यही हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में, सत्तारूढ़ दल तो वो है ही, सत्ता में है ही, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों का स्पेस ले लिया है। और ये स्पेस उसका बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे विपक्ष के नेताओं की स्थिति खराब होती जा रही है। 3 पार्टियां कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के खिलाफ सबसे ज़्यादा आक्रामक हमलावर थे। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी, उसके अलावा ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी। इन तीनों पार्टियों के नेताओं की हालत ये है कि आजकल वो अपनी राजनीतिक इज्जत बचाने की कोशिश में है। तीनों संकट में हैं। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी दोनों को ईडी का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी को सीधे नहीं, उनके परिवार के लोगों को, उनकी पार्टी के लोगों को। सोनिया गांधी को सीधे ईडी का सामना करना पड़ रहा है, उनको ही नहीं बल्कि राहुल गांधी को भी। शरद पवार के आसपास सब लोग ईडी के शिकंजे में घिरे हैं। और शरद पवार की मुश्किल ये है कि उन्हें 2 ईडी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है और दूसरा है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी, जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। उन दोनों की जोड़ी ईडी जो है उसका भी सामना करना पड़ रहा है, उसका राजनीतिक सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप में उनके 2 मंत्री तो पहले से जेल में हैं। बाकी कौन कौन जाने वाले हैं ये बताना मुश्किल है, लेकिन जाने वाले हैं ये तो पता है। उनके परिवार के करीबी लोगों के भी ईडी के शिकंजे में जेल जाने की संभावना अब बढ़ गई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है पीएमएलए पर, उसके बाद ईडी की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। अभी तक ईडी के पांव ठिठके हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है। उस जजमेंट के बाद आप देखिए हुआ क्या है। अभी तक सरकार पर हमला हो रहा था कि वो ईडी का इस्तेमाल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए कर रही है। अब हमले का रुख बदला है, वो हमला है जारी है, वो रुका नहीं है। नया मोर्चा खुला है ईडी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। आप देखिए अखबारों में लेख आ रहे हैं, टेलीविज़न चैनल्स पे बहस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा अत्याचार किया है। अखबारों में एडिटोरियल आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की जो निजी स्वतंत्रता है उसके अधिकार की अवहेलना की है। जो बेल की कंडीशंस हैं, उसके अलावा जो प्रोविजंस हैं पीएमएलए के, वो ड्रैकोनियन हैं, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। किसी डेमोक्रेसी में इनको नहीं होना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं, इन सब ने इसका समर्थन किया है। पहले जब कांग्रेस कर रही थी तो ठीक था, यूएपीए जब कांग्रेस ला रही थी तो ठीक था। फ़र्क क्या हो गया है? कानून वही है,
तब कार्रवाई रोकी जाती थी, अब कार्रवाई हो रही है। फ़र्क ये आया है। कष्ट इसलिए हो रहा है, कानून से कोई समस्या नहीं है। कानून लागू ना हो और हमारे लोगों पर लागू ना हो जब तक, तब तक वो ठीक है। जैसे ही वो कानून लागू होना शुरू होता है और अपने लोगों पर लागू होना शुरू होता है, मुश्किल होने लगती है, समस्या होने लगती है, फिर संविधान याद आने लगता है, फिर मौलिक अधिकार याद आने लगते हैं। तो बीजेपी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि विपक्ष के सामने कोई विकल्प ही नहीं रह गया। विकल्पहीनता की स्थिति में पूरा विपक्ष पहुंच गया है। ये जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की धारा में शामिल होकर क्षेत्रीय दलों ने खूब लूट मचाई, खूब पैसा कमाया, खूब सारे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, अब उनके सामने समस्या आ रही है और एक एक करके सबकी समस्या बढ़ती जा रही है। वो चाहे आप बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात कीजिए, आप महाराष्ट्र में जो है एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की बात कीजिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बात कीजिए, एक एक करके स्टेट वाइज आप गिनते जाइए। इसमें जो अभी नाम हैं इनमें और जुड़ने वाले हैं, इनकी ये सूची जो है और लंबी होने वाली है। और तेलंगाना तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तेलंगाना में देखिए, बात समस्या और बात क्या है, फ़र्क क्या है पहले और अब में? फ़र्क ये है कि तब आप भ्रष्टाचार करके निश्चिंत रह सकते थे कि आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि सब उसमें सब शरीके जुर्म थे। अब स्थिति ये आ गई है कि जो सत्ता में इस समय है, शीर्ष पर बैठे हैं, वो इस जुर्म में शरीक नहीं है। तो वो इस जुर्म में शरीक नहीं है तो उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है इस जुर्म में शामिल लोगों को बचाने की। बस इतना ही हो रहा है कि बचाने की कोशिश नहीं हो रही, किसी को फंसाने की कोशिश नहीं है, सिर्फ बचाने की कोशिश नहीं हो रही। इसी से हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है और ये आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। जैसे जैसे भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते जाएंगे, जैसे जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे और वो अदालत में चार्जशीट और चार्जेस फ्रेम होने तक और मुकदमे के फैसले तक पहुंचेंगे, तब तक ये हल्ला और तेज़ होता जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। जो किया है उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। तो समस्या ये है विपक्ष के लिए कि उनके ऊपर चौतरफा मार है। एक तो उनके जो धतकर्म हैं वो सामने आ रहे हैं, तो जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां, जांच एजेंसियां, उनका शिकंजा है। दूसरी तरफ जनता की ओर से मार पड़ रही है। तीसरी तरफ सत्तारूढ़ दल जो है, उनको सत्ता में हैं जहां वहां भी और जहां नहीं है वहां भी विपक्ष का स्पेस किसी तरह से लेने ही नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हर समय एक्शन मोड में है और विपक्ष को एक्शन के बारे में सोचने में भी समय लगता है। कांग्रेस पार्टी रोज़ चिल्ला रही है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, सरकार की ये नीति गलत, वो नीति गलत, लेकिन किसी मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं किया, किसी मुद्दे पर सड़क पर नहीं उतरे। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया इन दोनों को। इस मुद्दे पर जरूर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है। तो जनता भी देख रही है, जनता को समझ में आ रहा है, जनता के सामने ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। इन कार्रवाइयों का अगर कोई राजनीतिक अर्थ है तो वो यही है। बाकी तो जांच एजेंसी के सबूत हैं, अदालत की कार्रवाई है, कोर्ट का फैसला है, उससे तय होगा। लेकिन राजनीतिक रूप से जो तय हो रहा है वो ये है कि जनता की नज़र में लगातार ये पार्टियां और नेता गिर रहे हैं। और प्रमाण अगर आपको चाहिए, वैसे ज़रूरत है नहीं, तो ममता बनर्जी का बयान, पार्थो चटर्जी को हटाने के बाद उन्होंने कहा कि पब्लिक परसेप्शन के ऐसा बन गया था इसलिए हटाया। कब आपने आखिरी बार सुना था कि पब्लिक परसेप्शन के आधार पर किसी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को बर्खास्त किया हो? तो ये जन दबाव है, ये काम करता है, ये सुधार लाता है जब हमारा आपका दबाव बनता है, जब आम लोगों की भावना पहुंचती है ऊपर तक, दिखाई देता है कि सत्ता का सिंहासन डगमगा रहा है, तब नेताओं को समझ में आता है। उससे पहले उनकी नींद खुलती नहीं। सत्ता के मद में इस कदर जो है मदहोश रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता।
तो उसके लिए जागना ज़रूरी है और इन लोगों की नींद हराम करना ज़रूरी है। इनको बताना ज़रूरी है कि आपके कर्म कैसे हैं और उसका नतीजा क्या होने वाला है। परिवर्तन इसी से आएगा, इसी तरह से आएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।